हेलो व्यूअर, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग बिहार सिविल कोड प्यून और अर्दली की प्रैक्टिस सेट्स नंबर 12 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 11 तक प्रैक्टिस सेट्स ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इसको देखने के बाद आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा बिहार सिविल कोड का क्लर्क, कोर्ट रीडर, सह गवाही लेखक और स्टेनोग्राफर की भी प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पे लगभग 12 प्रैक्टिस सेट्स उसका भी हमने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। यदि आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग सेम है तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का टेस्ट सीरीज 12 हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, फ्रेंड, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अंत तक देखिए। पसंद आने पर इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ का सरल वाक्य क्या होगा? तो उसने स्वयं को परिश्रमी कहा, ये सरल वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, कहा गया परसर्ग में कौन सा उपसर्ग है? अब परसर्ग में उपसर्ग आपसे पूछा है तो उपसर्ग की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं उपसर्ग क्या होते हैं। पर यहाँ पे उपसर्ग, यहाँ देखिए परसर्ग लिखा हुआ है तो पर यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा। क्या होगा? पर उपसर्ग हो जाएगा। पर यहाँ पे उपसर्ग और पर से ही, पर उपसर्ग से बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। परसर्ग तो बना ही है, उसके अलावा परमार्थ बन सकता है, परतंत्र बन सकता है, परदादा बन सकता है, परपोता बन सकता है, परजीवी बन सकता है, परदेश बन सकता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि पर उपसर्ग से बहुत सारे नए शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे परसर्ग में पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया कि निम्न में से योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। अब योग रूढ़ शब्द की हम बात करते हैं, पूछा जाए कि योग रूढ़ शब्द क्या होता है, तो योग रूढ़ शब्द सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करने वाले शब्द को हम योग रूढ़ शब्द के नाम से जानते हैं। तो योग रूढ़ का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे पीताम्बर, पीला हो वस्त्र जिसका, तो पीला हो वस्त्र जिसका उसको छोड़ देता है और विष्णु को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका, जिसका पेट लंबा हो लंबोदर, तो जिसका पेट लंबा हो को छोड़कर गणेश को रिप्रेजेंट करता है। तो ये योग रूढ़ के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो योग रूढ़ इसमें कौन सा है? तो योग रूढ़ यहाँ पे देखेंगे तो मनोज यहाँ पे योग रूढ़ शब्द है, यानी ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 4 चलिए देखते हैं। तो 4 में क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? तो देश की बोलचाल में प्रयोग होने वाली शब्द देशज कहलाती है। देशज का मतलब ही होता है कि जिसकी उस उत्पत्ति का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है, उसे कहा जाता है कि देशी ही देश की बोलचाल में जो भाषा शुरू से पाई जा रही है उसको हम देशज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे बोला जाए देशज कौन सा है? अलमारी है, बाल्टी है, कैंची है और डोंगा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका डोंगा जो है ये देशज शब्द है। अलमारी और बाल्टी की बात करें तो ये पुर्तगाली शब्द है। कैंची की बात करें तो ये तुर्की शब्द है। ठीक है। फारसी की बात करें तो फारसी भाषा के शब्द जिन्हें हम बोलचाल में प्रयोग कर रहे हैं वो आदमी हो गया, कमर हो गया, गुब्बारा हो गया, याद हो गया, सरकार हो गया, परी, जादू, ये सारे जो है फारसी भाषा के शब्द हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म में तत्पर रहने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनेक शब्दों का एक शब्द बताना है। कर्म में तत्पर रहने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? कर्मठ बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। तो इसमें पुल्लिंग कौन है, यानी मेल कौन सा है, ये आपको बताना है।
कड़वाहट, बचपन, चाय और मक्खी। तो मेल क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा पुल्लिंग शब्द यहाँ पे बचपन है। क्या है फ्रेंड, बचपन। संस्कृत में अगर लिंग का अर्थ की बात करें तो चिन्ह और निशान से है, ठीक है। वहीं संज्ञा के जिस रूप से किसी जाति का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिंग के नाम से जानते हैं। हिंदी व्याकरण में लिंग मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, तो एक पुल्लिंग होता है और दूसरा स्त्रीलिंग होता है। क्लियर। आगे आइए, दर्शनीय शब्द किस प्रत्यय के योग से बना हुआ है, तो दर्शनीय शब्द कौन से प्रत्यय के योग से बना हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ईय प्रत्यय के योग से बना हुआ है। अगला है अष्ट धातु में कौन सा समास है, तो अष्ट धातु, अष्ट 8 यहाँ पे है। और जब संख्या की बात होती है, किसकी बात होती है, संख्या की अगर हम बात करें तो संख्या वाले को हम लोग कौन सा समास बोलते हैं, द्विगु समास के नाम से जानते हैं। तो अष्ट धातु ये द्विगु समास का उदाहरण है। आगे आइए, आगे कहा गया कि निम्नलिखित विकल्पों में से कवि और कविता किसका निबंध है, तो कवि और कविता जो है ये निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। अगला है स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है। फिर आपको उपसर्ग पूछा गया कि स्वतंत्र में बताइए कौन सा उपसर्ग है, तो स्व यहाँ पे उपसर्ग से स्वतंत्र बना है। स्व उपसर्ग से स्वर्ग, स्वत्व, स्वाभिमान, स्वाक्षर, स्वरूप, स्वागत, स्वाधिकार, ये सारे स्व उपसर्ग के उदाहरण हो सकते हैं। आगे आइए, श का विवरण है, तो श यहाँ पे कहा गया स का विवरण है, तो स का विवरण क्या है ये आपको बताना है। तो स का विवरण यहाँ पे संघर्षी है, क्या है, संघर्षी। फिर यहाँ पे उष्म है, दंत्य है और महाप्राण है। तो स का यहाँ पे विवरण आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, स्पर्श व्यंजनीय व्यंजन वर्गीय होते हैं, यानी स की बात करें तो स का को हम लोग स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें, नेक्स्ट है अगला, दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो दो सार्थक शब्द के मेल से बनने वाले शब्द को हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। क्या बोलेंगे, यौगिक शब्द, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर होगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है निम्न में से रूढ़ शब्द का उदाहरण बताना है। तो रूढ़ शब्द का उदाहरण बताइए कौन सा है, तो यहाँ पे पान जो हो जाएगा वो रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जिन शब्दों के खंड निरर्थक होते हैं उन्हें रूढ़ शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे पा धन न, ये पान होगा, तो पा और न जब इनको स्प्लिट कर रहे हैं तो ये निरर्थक हो जा रहे हैं, इसलिए इन्हें हम रूढ़ शब्द के नाम से जानेंगे। 13 के बाद आइए 14 देख लेते हैं। गुलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो गुलर का फूल होना, मुहावरे का अर्थ होता है दुर्लभ होना। कोई दुर्लभ वस्तु हो जो आसानी से प्राप्त न हो, उसको हम लोग गुलर का फूल होना के नाम से जानेंगे। अगला है, कक्षा 10 के छात्रों ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा। उसका पत्र किस वर्ग में आएगा। तो यहाँ पे किस वर्ग में आएगा ये आपसे बोला गया, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये आवेदन पत्र। जाहिर सी बात है, आप कक्षा 10 के छात्र हैं और आप अनुपस्थित हैं, और अनुपस्थिति को माफ़ करने के लिए, अनुपस्थिति दंड को माफ़ करने के लिए आप प्रिंसिपल को लेटर लिखेंगे, तो वो ऑब्वियसली आवेदन पत्र होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा। तो कार्यालय जो आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर जो होगा नीचे दाहिनी ओर आएगा। कहाँ पे आएगा, नीचे दाहिनी ओर आएगा, ठीक है। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। तो यहाँ पे आपसे बोला गया कि पार्श्विक ध्वनि बताइए इनमें से कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ल।
ल जो है ये पार्श्विक ध्वनि है। क्या है? पार्श्विक ध्वनि है। अब ध्यान रखिएगा, पार्श्विक ध्वनि में जीभ और नाक के दोनों तरफ से हवा निकलने के कारण ध्वनियों को पार्श्विक ध्वनि के नाम से जाना जाता है। तो कोई पूछ ले कि पार्श्विक ध्वनियाँ किन्हें कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि इसमें जीभ और नाक के दोनों तरफ से हवा निकलने के कारण इन्हें पार्श्विक ध्वनि के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे उपसर्ग आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया? उपसर्ग पूछा गया। तो प्रति यहाँ पे उपसर्ग है। क्या है? प्रति उपसर्ग है। तो प्रति धन एक प्रत्येक बनता है। क्लियर? कौटिल्य का विलोम शब्द बताइए। तो कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा? आर्जव। क्या होगा? कौटिल्य का विलोम शब्द होगा आर्जव, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी आपका अवनी का विलोम बताना है। क्या बताना है? अवनी का विलोम शब्द बताना है। तो ध्यान रखिएगा, अवनी का विलोम क्या होता है? अंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंबर, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है। तो अज्ञानी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो अज्ञानी का पर्यायवाची अनभिज्ञ, मूर्ख और अज्ञ है, लेकिन भिज्ञ जो है वो उसका पर्यायवाची नहीं है बल्कि विपरीतार्थक है। अगला देख लीजिए, नेक्स्ट है जी, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। तो निसंकोच में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग कौन सा है? तो यहाँ पे नि, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे उपसर्ग का यूज हुआ है। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट कहा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तत्सम है। तो काटना का तत्सम बताना है, यानी संस्कृत का मूल शब्द आपको बताना है। तो इनमें बताइए कौन सा है। तो कर्तन, ये आपका संस्कृत का यहाँ पे जो काटना है उसके मूल शब्द को तोड़ मरोड़ के कर्तन बनाया गया है। तो आप कह सकते हैं निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है। तो कर्तन जो है तत्सम है, और कर्तन को तोड़ मरोड़ के बनाया गया काटना ये तद्भव है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। अगला है, किस बोली में ने परसर्ग का उपयोग किस बोली में ने परसर्ग लाया जाता है। तो ने परसर्ग किस बोली में लाया जाता है इन्होंने पूछा है। तो आंसर हो जाएगा खड़ी बोली में, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? खड़ी बोली में। अगला देख लीजिए, हर्ष का विलोम आपको बताना है। तो हर्ष का मतलब होता है खुशी, और विलोम क्या हो जाएगा? विषाद, यानी ऑप्शन नंबर सी। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो छ का क्रम जो है किस वर्ण के बाद आता है आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा आपका क के बाद आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट है, स्टेशन किस भाषा का शब्द है। तो ये आपको बताना है कि स्टेशन जो है किस भाषा से लिया गया शब्द है। तो ऑब्वियसली ये सारे लोग जो आप जानते हैं, स्टेशन जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यानी अंग्रेजी से लिया गया है। जो समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द का प्रयोग करें, तो जो समाप्त हो गया हो उसको क्या बोलते हैं? इति श्री रेवा खंडे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। जो लुप्त हो गया हो के लिए क्या यूज करेंगे? तो जो लुप्त हो गया हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विलुप्त बोलते हैं। क्या बोलेंगे? विलुप्त के नाम से जानेंगे। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने कहा कि अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार कितने होते हैं। तो शब्द के प्रकार अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? तो दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। तो ध्यान रखिएगा, इसके दो प्रकार होते हैं, एक को हम लोग सार्थक और दूसरे को निरर्थक के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, उसको पढ़ना है और आपको उस पे आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए पैसेज को ध्यानपूर्वक हम लोग पढ़ते हैं और फिर उसके आंसर को हम लोग देते हैं। कहा गया, रविंद्रनाथ ने इस
भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है यह। यहाँ असुर आए, आर्य आए, शक आए, हुण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियाँ यहाँ आई और आज के भारतवर्ष के बनाने में अपना हाथ लगा गई। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वह अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित हैं। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है। सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है? न जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था। शरीर जलकर राख हो गया और वामन पुराण 6 अध्याय की गवाही पर हमें मालूम है कि उनका रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड हो धरती पर गिर गया। जहाँ मुठ थी वह स्थान रुक्ष मणि से बना था, वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। हीरे का बना हुआ जो नाह स्थान था वह टूटकर गिरा और मौलसीरी के मनोहर पुष्पों में बदल गया। अच्छा ही हुआ। इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया और सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। यह भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया और विदम की बनी निम्नतर कोटि बेजा बन गई। स्वर्ण को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में बदल गया। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। अब यहाँ पे हमने ये पैसेज पढ़ा, अब यहाँ पे चलिए इसका आंसर देते हैं। किस पुराण में मनोजन्मा देवता की कथा लिखी गई है? तो मनोजन्मा देवता की कथा जो है वामन पुराण में लिखी गई है। किस पुराण में? वामन पुराण में। भारत को महामानव समुद्र क्यों कहा गया? तो भारत को महामानव समुद्र जातियों की अधिक संख्या होने के कारण कहा गया। हिंदू रीति डैश उपादानों का मिश्रण है। तो हिंदू रीति जो है आर्य तथा आर्येतर उपादानों का मिश्रण है। मनोजन्मा शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये कामदेव के लिए किया गया है। धनुष का हीरे वाला भाग धरती पर गिरने से किस रूप में परिवर्तित हो गया? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये मौलसरी के फूल के रूप में परिवर्तित हो गया। आपका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं इंग्लिश को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे इडियम्स का अर्थ बताना है। कहा गया सेल लाइक हॉट केक। सेल लाइक हॉट केक का मतलब आपको बताना है। तो सेल लाइक हॉट केक का अर्थ होता है कोई चीज़ धड़ल्ले से बिकना, है ना। सेल वेरी फास्टली, उसको हम लोग बोलते हैं ना कि ये चीज़ धड़ल्ले से बिक रही है, तो उसको सेल लाइक हॉट केक के नाम से जानेंगे। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सेल वेरी फास्ट, ऑप्शन नंबर डी। अगला है यहाँ पे ग्रामेटिकली एरर आपको रिकॉग्नाइज करना है। तो वी शुड फोकस ऑन ओनली वन थिंग्स इन द टाइम। तो वी शुड फोकस ऑन ओनली वन थिंग इन द टाइम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो ऑप्शन नंबर ये इन द टाइम जो है ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन द टाइम जो है ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एट द टाइम का यूज यहाँ पे बेटर होता। वी शुड फोकस ऑन ओनली वन थिंग्स एट द टाइम। आगे आइए, तो यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अर्थ बताना है। अनेक शब्दों का एक शब्द बताना है। वन हु रीड्स अलॉट, एक व्यक्ति वन हु रीड्स अलॉट, कोई जो बहुत ही अधिक पढ़ता हो, है ना। तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? तो वो हो जाएगा किताबी कीड़ा, जिसको आप बोलते हैं
वो क्या हो जाएगा, बुकवर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुकवर्म, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। अब यहाँ पे वीटी है। वीटी का अर्थ क्या होता है, हाजिर जवाबी। कोई व्यक्ति, जैसे बीरबल जो थे, अकबर इधर सवाल करते थे उधर वो जवाब देते थे, तो वो वीटी हो गए। इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंट तो बुद्धिमान, और यहाँ पे क्लेवर का मतलब होशियार, चालाक। ठीक है। अब यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, कौन सा मिस्टेक है उसी को आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे है, हम देखें एक एक करके। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला है कॉन्ट्रैक्टर, सही है। प्रोसिक्यूटर सही है। इंस्ट्रक्टर ये भी सही है। लेकिन कंपटीटर देखिए, COM क्या लिखा हुआ है, COMPITITOR, जो ये गलत है। यहाँ पे कंपटीटर की जो स्पेलिंग होगी फ्रेंड, ध्यान रखिएगा कि जब हम कंपटीटर की बात कर रहे होंगे, किसकी बात करेंगे, कंपटीटर की, तो कंपटीटर की स्पेलिंग होती है COMPETITOR। क्या होगा, COMPETITOR। यहाँ आई जो लिखा हुआ है ये गलत है। आइए अगला हम देख लेते हैं। कहा गया कि मेक इम्प्योर बाई एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंसेस, तो फिर ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मेक इम्प्योर बाई एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंसेस। अब इसका जो है ध्यान रखिएगा, मेक इम्प्योर बाई एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंसेस का इसमें अर्थ क्या होगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, अडल्ट्रेट हो जाएगा, मिलावट, है ना। तो किसी चीज़ को कोई इन्फीरियर सब्सटेंस ऐड करके और उसको जो है दूषित करना या उसको प्योर से इम्प्योर बनाना, उसको अडल्ट्रेट के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे, अडल्ट्रेट। अब कुछ और यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, यहाँ पे एडजुडिकेट, तो एडजुडिकेट का मतलब क्या होता है, तो एडजुडिकेट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा निर्णय करना। क्या हो जाएगा, निर्णय करना। दूसरा क्या है यहाँ पे, ओब्लिटेरेट। ओब्लिटरेट का मतलब यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, तो ध्यान रखिए, ओब्लिटरेट का मतलब होता है मिटाना। क्या करना, मिटाना। और अगला है ओविएट। क्या है, ओविएट। तो ओविएट का मतलब जरूरी ना समझना। क्या हो जाएगा, जरूरी ना समझना। तो ये आपके अर्थ हो जाएंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पे साइनोनिम्स बताना है। साइनोनिम्स का मतलब समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द। पोटेंट, पोटेंट का मतलब क्या होता है, तो पोटेंट का मतलब होता है शक्तिशाली या प्रभावकारी। तो उसका समानार्थी क्या होगा, पावरफुल। क्या हो जाएगा, शक्तिशाली प्रभावकारी का यहाँ पे जो समानार्थी होगा वो पावरफुल हो जाएगा। ब्यूटीफुल, सुंदर। वंडरफुल आप जानते हैं, बढ़िया, झक्कास, है ना। तो यहाँ पे आपका ग्रेसफुल यानी कृपा पात्र, ये सारे इसके अर्थ हो जाएंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट वन है जी, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। तो यहाँ पे ब्रेक न्यू ग्राउंड, तो ब्रेक न्यू ग्राउंड का मतलब नई खोज करना, नई जो है आविष्कार करना। ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो है एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा डू और डिस्कवर समथिंग न्यू। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एंटोनिम्स बताना है, विपरीतार्थक शब्द, अपोजिट बताना है। क्या बताना है, विपरीत शब्द, अपोजिट बताना है। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल होता है। क्या होता है, जटिल। और इसका एंटोनिम्स यानी इसका अपोजिट क्या होगा, सिंपल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, अपैरेंट हो जाएगा। तो इसमें देखिए कौन सा दिया हुआ है, सिंपल दिया हुआ है, तो सिंपल आंसर हो जाएगा। अगला है जी नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे वर्ड देख लेते हैं। पहला है नोटी। तो नोटी का मतलब होता है जो गांठ युक्त हो, गांठदार जिसको बोलते हैं, नोटी। मिक्स्ड का मतलब मिश्रित हो, जो मिलावट पूर्ण हो। उसके अलावा जो है मोटरी है, तो मोटरी का मतलब क्या होता है, विविधतापूर्ण, डाइवर्सिटी वाला, मोटरी हो जाएगा। आगे आइए, नेक्स्ट है जी, यहाँ पे साइनोनिम्स बताना है।
फिर समानार्थी शब्द बताना है, तो लिम्पिड का समानार्थी बताना है। लिम्पिड का मतलब क्या होता है? स्पष्ट, है ना, साफ, क्लियर, निर्मल, इसको हम लोग लिम्पिड बोलेंगे। और इसका साइनोनिम्स हो जाएगा क्लियर, ट्रांसपेरेंट, ग्लासी और लूसिड। तो लूसिड यहाँ पे है, तो लूसिड इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ ग्रामेटिकली एरर आपको बताना है। द काउ हैड बैक टू द पीस ऑफ ब्रेड विद इट्स क्लॉज। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो द काउ हैड बैक टू द पीस ऑफ ब्रेड विद इट्स क्लॉज। तो यहाँ पे एरर क्या है ये आपको जज करना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम देखें द काउ हैड बैक, है ना, तो ये एरर हो जाएगा। यानी द काउ हैड बैक, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हेड बैक का प्रयोग जो है यहाँ पे गलत है। जकड़ने और पकड़ने के अर्थ में सिर्फ हम किसका यूज करेंगे? हेड का प्रयोग करेंगे, लेकिन हेड भी है बैक भी है, तो इसलिए गलत हो जाएगा, केवल हेड आएगा। द काउ हैड टू द पीस ऑफ ब्रेड विद इट्स क्लॉज, ये होगा। आगे आइए, नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है। फ्रेंड्स हु empathize, friends who empathize with one another dash greater satisfaction with their friendship। तो यहाँ पे अगर हम बात करें with their friendship, तो इसका अर्थ यहाँ पे क्या आप फील करेंगे? तो यहाँ पे फ्रेंड्स विद empathize with one another experience greater satisfaction with their friendship। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका आंसर होगा। अगला देख लेते हैं फ्रेंड, एनीथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। एनीथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड मतलब वैसी चीज़ जिसे आप टाल मटोल नहीं कर सकते, जिसे आप टाल नहीं सकते, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड? तो इनएविटेबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनएविटेबल। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला है मुंडेन। मुंडेन है और इसका एंटोनिम्स बताना है, विपरीतार्थक बताना है। तो मुंडेन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये जानना चाहिए। मुंडेन का अर्थ होता है संसारिक। क्या होता है? सांसारिक। ठीक है, तो मुंडेन का अर्थ सांसारिक हो जाएगा। तो इसका एंटोनिम्स उल्टा क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या इमेजिनेटिव, है ना। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिवन है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर हो जाएगा। अगला है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। एन इमेजिनरी आइडल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। एक काल्पनिक आइडल सोसाइटी जो गरीबी और जो समस्याएं हैं उनसे फ्री हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको राम राज्य बोलते हैं आसान भाषा में। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूटोपिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूटोपिया। अगला है सेलेक्ट द साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, साइनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची समानार्थी। गैलेंट, तो गैलेंट का अर्थ क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, गैलेंट की बात करेंगे बहादुर, और बहादुर का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखें फ्रेंड, गैलेंट की जब हम बात करते हैं तो गैलेंट का समानार्थी हो जाएगा हेरोइक, वैलेंट, ब्रेव, प्लकी और करेजियस। तो यहाँ पे करेजियस है, तो करेजियस आपका आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें, ध्यान रखेंगे यहाँ पे जैसे अनेक्सियस। अनेक्सियस का अर्थ क्या होता है? चिंतित होना। वहीं हम इन्फॉर्म की बात करें तो इन्फॉर्म का अर्थ होता है दुर्बल होना, और रेस्टलेस का मतलब बेचैन होना। तो ये आपके आंसर हो गए। तो दोस्तों, हमने हिंदी और इंग्लिश कंप्लीट कर दिया। मैथमेटिक्स जो है अभी मैं कराने में सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास संसाधन नहीं है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट कम से कम एक साथी को इस चैनल पे जोड़ें और हमें सपोर्ट करें। हमें जितना सपोर्ट करेंगे फ्रेंड, आपके लिए मैं उतना ही और अच्छा
कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। और अभी तो ये अंगड़ाई है, लड़ाई जो है पूरी बाकी है फ्रेंड। आप यकीन मानिए मैथमेटिक्स का मैं इतना बेहतरीन आपको कंटेंट दूंगा कि आप मैथमेटिक्स चाह कर भी कभी आप भूल नहीं पाएंगे, ये मेरा वादा रहा। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले मुझे सपोर्ट करना होगा, तो सपोर्ट करें, एटलीस्ट एक एक फ्रेंड को इस चैनल से जोड़ें। और मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी मैथ की भी क्लास शुरू करने वाला हूं। तो मिलते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 13 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर दोस्तों।